तो सबसे पहले मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुमने कमेंट किया मेरी पिछली वीडियो पे एक कंस्ट्रक्टिंग फीडबैक के तौर पर। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं तुम्हें जो स्टोरी सुनाऊंगा वो तुम्हारे कमेंट के हिसाब से होगी। जो इम्प्रूवमेंट तुम्हें चाहिए था बिल्कुल वैसे ही होगा अब। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज जो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा वो स्टोरी एक परिवार की है। परिवार में होता है सुरेश, उसकी बेटी और उसकी वाइफ रूपा। ये लोग बहुत दूर से गांव से शहर आते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, और जो सुरेश होता है वो अपने जॉब के लिए शहर आता है। अब जो होता क्या है, परिवार में जो गांव से शहर आते हैं तो उन्हें चाहिए होता है एक रहने का सही ठिकाना, क्योंकि वो लोग उस जगह से, बहुत ख़राब जगह से शहर आए थे। क्योंकि वो जहाँ पर रह रहे थे वो जगह सच में बहुत ख़राब थी, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब एक कमरा होता है बिल्कुल वैसा ही, और उसमें शटर लगा है, तुम इमेजिन करो, बस बिल्कुल वैसा ही, कोई घर नहीं और कोई ऐसा नहीं जिसे एक ठिकाना कहा जा सके। वो बस एक दुकान और एक शटर टाइप का था, और वो भी ख़राब सा टूटा फूटा था, और बारिश में अंदर पानी वगैरह आता था। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग गाँव से शहर आ जाते हैं और एक सही जगह पर तलाश करने लगते हैं, एक सही ठिकाने का। समय बीतता है, एक अच्छा ठिकाना सुरेश ढूंढ लेता है। एक घर होता है, उस ब्रोकर ने सुरेश से कहा कि ये जो घर है वो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए बिल्कुल सही रहेगा, तुम्हारे बजट के हिसाब से ये बिल्कुल सही रहेगा। सुरेश ने उस ब्रोकर को अपना बजट बता रखा था कि हमें इससे ऊपर नहीं जाना है, तो प्लीज़ इससे कम ही रखना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब सुरेश गांव से शहर आ रहा है तो उसे जॉब की भी ज़रूरत है। इसका मतलब जो उसके पास पहले से पैसा है वो कम ही होगा। सुरेश घर अब लेता है। अब क्या होता है, सुरेश अपनी पूरी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है। अब एक अच्छा ठिकाना ढूंढ लेने के बाद सुरेश अब कुछ दिनों के अंदर ही एक अच्छा जॉब ढूंढ लेता है, एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में ही उसे एक जॉब मिल जाती है। अब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। उसकी बेटी रिया, उसकी वाइफ रूपा और वो सुरेश सब बिल्कुल सही से रह रहे थे। वो रोज़ सुबह सुरेश जॉब पे चला जाता, रिया स्कूल चली जाती, और जो रूपा थी वो घर पे हाउसवाइफ थी। रूपा अपना काम वगैरह ख़त्म करके, किचन का काम, पूरे घर का काम, साफ़ सफाई वगैरह करके उस घर में ही रहती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगता है। तो एक दिन आता है जब रिया जो थी वो स्कूल से वापस आती है और उसे कुछ महसूस होता है। ये टाइम होता है लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास, 3 ही बज रहे होंगे मान लो। तो दोपहर का टाइम था, 3 बज रहे थे, और जो रिया थी वो उस घर के छत की तरफ जाने लगती है, कुछ खेलने के लिए या फिर ऐसे ही घूमने के लिए। तो छत पे जाने लगती है तो उसे उसी घर में एक सीढ़ी के बगल में एक कमरा दिखता है। अब वो रिया को कमरा तो दिखता है, छोटी सी बच्ची ही है तो उसे कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती वो। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ के घर पे ऊपर छत पे जाने लगती है, तभी उस कमरे से आवाज़ आती है, रिया रिया, ऐसे करके, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। रिया थोड़ा रुकती है और पीछे देखती है। अब क्योंकि वो बच्ची ही थी तो वो रुकती है और उस गेट की तरफ जाती है, उसको धक्का देती है, गेट नहीं खुलता। रिया उसे अवॉइड करती है, वापस छत पे जाने लगती है, लेकिन फिर उसे एक आवाज़ आती है, रिया क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? वो आवाज़ होती है एक लड़की की, एक 24 साल की लड़की की, एक वोमेन की आवाज़। अब जो रिया होती है वो जाकर अपने मम्मी से बताती है कि क्या मैं दीदी के साथ खेल लूँ? रूपा बोल रही है कि दीदी? कौन दीदी? किसके साथ खेलना है तुम्हें? ये पूरे घर में सिर्फ हम ही लोग हैं, और नीचे जो मकान मालिक है वो बिल्कुल नीचे रहता है, ऊपर सिर्फ वो लोग ही रहते हैं। तो रूपा अब रिया की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि ऐसे ही मजाक कर रही है, जैसे कि हमेशा हर हॉरर स्टोरी में होता ही है। उसे भी ये बिल्कुल मजाक ही लगता है। जो रूपा थी वो रिया को कहती है, बच्चे मजाक मत करो, जाओ छत पे अपना खेलो, मैं थोड़ा सा घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर कुछ खाना भी तो बनाना है आज। तो ऐसे कुछ बात करने के बाद वो जो रूपा थी वो वापस किचन में चली जाती है और कुछ काम करने के लिए। लेकिन जो रिया थी, उसकी बच्ची, वो धीरे धीरे हल्के कदम के साथ वो जाने लगती है वापस छत की ओर। अब जो छत की ओर जाने लगती है तब उसे दिखता क्या है कि वो जो कमरा है उसके नीचे से ही अब धुआं निकल रहा है। वो बच्ची अब छत की तरफ जा रही है तो वो देख रही है उस कमरे से धुआं निकल रहा है। अब वो वापस छत की तरफ ना जाकर मम्मी की तरफ जाती है और बताती है कि इस कमरे से धुआं आ रहा है। यहाँ पर एक दीदी है जिसके बुलाने पर मैं जा रही थी खेलने,
अब जो रूपा थी वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, उसे लगता है कि क्या बोल रही है रिया। जाती है वो उसके साथ और देखते क्या है कि गेट पूरी तरह से बंद है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई धुआं नहीं निकल रहा है। ऐसे करते करते रात हो जाती है। अब रात का समय है, सब लोग इकट्ठा होकर खाना वगैरह खाकर सोने लगते हैं। तो एक रूम होता है जिसमें एक साइड सुरेश सो रहा होता है और एक साइड रिया सो रही होती है, फिर उसकी साइड में रूपा सो रही होती है। तो तीनों लोग उसी बेड पर सो रहे थे। तो अब जो रिया थी वो उठती है, अपने पापा को जगाती है, सुरेश को, और अपनी मम्मी को जगाती है। दोनों ही उठते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, मुझे तुमने क्यों जगाया, इतनी रात हो रही है, देखो कितने बज रहे हैं। तो अब जो रिया बोलती है उसे सुनने के बाद दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। रिया बोलती है, मम्मी हम लोग का तो गेट बंद है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे लोग क्यों खड़े हैं, गेट तो हमारा बंद है। इतना सुनने के बाद जो सुरेश था वो इधर उधर देखता है और फिर अपने बच्ची को कहता है, ये कोई रात को मजाक करने का वक्त है क्या। अब जो रूपा थी वो भी नींद में थी, लेकिन उसे वो डांट देती है, कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसा मत किया करो, रात की नींद इंसान के लिए ज़रूरी होती है, उसे प्लीज़ तुम अब डिस्टर्ब मत करो किसी को, चलो सो जाओ, कल स्कूल भी है तुम्हारा और तुम्हारे पापा को भी ऑफिस जाना है। तो ऐसा होता है, जो रूपा होती है और जो सुरेश होता है वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन जो रिया थी वो आसपास अपने देखे जा रही थी। उसे पता ही नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आसपास लोग खड़े हैं बहुत ज़्यादा, जबकि गेट बंद है। अपने मम्मी पापा के समझाने पर वो फिर भी अवॉइड करके उसे सो जाती है। अब होता है अगला दिन। अब सुबह सुबह कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और जो रूपा होती है वो भी थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देती है। तो होता क्या है कि जो रूपा थी वो किचन में कुछ खाना वगैरह बना रही थी, ब्रेकफास्ट जो सुबह का खाना होता है। उसे बनाने के बाद रूपा नोटिस क्या करती है कि जो चाकू का हैंडल होता है, हैंगर जो होता है जिसमें चाकू चम्मच फोक वगैरह किचन में टांगे जाते हैं, वो हिल रहे हैं, और जो हैंगर थे वो आकर गिर गया उसके पैरों के पास। हालांकि उसे कोई खरोच नहीं आई क्योंकि उसने पैर को तुरंत पीछे कर लिया। अब रूपा को थोड़ा अजीब तो लगा कि ये हो कैसे सकता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर रखी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर गिरती है और वो वापस उस जगह को देखती है कि यहाँ तो कुछ स्लिपरी वगैरह नहीं है, ना ही पानी गिरा है। सिचुएशन तो थोड़ी अजीब थी ही, लेकिन फिर से वो रूपा सब सामान उठाकर उस जगह पर रख देती है। तो अब सारा सामान सेट कर लेने के बाद जो रूपा है वो सबको ब्रेकफास्ट खिलाती है। रिया को स्कूल बैग पैक कराती है, उसे ड्रेस पहनाकर उसे स्कूल भेज देती है। वहीं जो सुरेश था वो भी ऑफिस चला जाता है ब्रेकफास्ट करने के बाद, और रिया घर का काम वगैरह करके सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। अब ये दिन भी ऐसा ही बीतता है। रात को फिर से सब इकट्ठा हो जाते हैं और उसी रूम में बिल्कुल वैसे ही सोने लगते हैं। तभी जैसे ही वो सोने लगते हैं तो किचन में फिर से उसी चाकू और चम्मच के हैंगर के गिरने की आवाज़ आती है। तो अब जो होता है वो रिया होती है, वो तो सो रही होती है, लेकिन जो रूपा थी वो उठकर जाने लगती है उस किचन में, ये सोच के साथ कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही होगी, खिड़की वगैरह खुली होगी या फिर बिल्ली होगी किचन में, तो जाने लगती है। तो देखती क्या है कि जो चाकू गिरने की आवाज़ आई थी, कुछ नहीं गिरा था किचन में। जब लाइट जला के वो देखती है, पूरा किचन जैसे वो छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उसकी जगह पता है क्या होता है, उसकी जगह वो देखती क्या है, जो बाहर का गेट था ना, जिसके बगल से ही सीढ़ी जा रही थी, और उसके साइड में ही एक कमरा था जिसमें से रिया को धुआं वगैरह दिख रहा था। तो अब यही रात के समय जब रूपा किचन से जा रही होती है वापस कमरे में, उनके बाहर वाले गेट से धुआं अंदर की तरफ आ रहा होता है। अब रिया थोड़ा सा नींद में थी तो वो उसे देखती है और सुरेश को आवाज़ लगाती है, सुरेश देखो यहाँ पर ये धुआं कैसे आ रहा है। कैजुअली बोलती है, बिल्कुल ज़्यादा डर के नहीं बोलती। तो सुरेश अब नींद में इधर चिड़मिड़ाते हुए बेड से उठता है और जाके देखने लगता है, तो उसे वो धुआं नहीं दिखाई देता। पता नहीं क्यों पूरा धुआं ही गायब हो जाता है। कोई इंसान अगर दूसरे को बुला लेता है तो हर स्टोरी में ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें भी है। अब जो रूपा थी उसे समझाकर सुरेश वापस भेज देता है कमरे में, वो जाने लगता है। दोनों लोग जाके वापस सो जाते हैं, क्योंकि जो धुआं रूपा को दिख रहा था सुरेश के आने के बाद वो गायब हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो ऐसा एक दिन और निकल जाता है। अब आता है अगला दिन
अगला दिन जो होता है उसमें कुछ हरकतें ज़्यादा होने लगती है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले। वैसे ही सुबह का रूटीन, रूपा जाती है किचन में ब्रेकफास्ट बनाने और रिया अपना बैग पैक कर रही होती है और सुरेश अपना कुछ ऑफिस का काम वगैरह कर रहा होता है। तो जो रूपा होती है वो देखती क्या है कि अब जो किचन है वो बिखरी हुई है। किचन हर तरफ से बिखरी हुई है, जैसा लग रहा है कि वहाँ पर चोरी वगैरह हुई है और किसी ने आके इधर उधर सब कुछ बिखेर दिया। बिल्कुल वैसा ही था। इसे देखने के बाद जो रूपा थी वो चीखती है और सुरेश को बुलाती है और सुरेश वहाँ पर जाता है और बिल्कुल सब घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, ये तुमने इतना तेज़ चीखा क्यों और ये किचन इतनी अजीब से क्यों बिखरी हुई है। तो जो रूपा थी वो उसे बताती है कि शायद हमारे घर में चोरी हुई है, ये सब इतना बिखरा हुआ क्यों है। और वहीं पर उसी वक्त आ जाती है रिया और वो ये सब देखती है तो उसे कुछ अजीब ही दिखाई देता है। वो अपने मम्मी पापा को बताती है कि पापा, हमारे घर में चोरी कहाँ हुई है, हमारे घर में तो ये देखिए ये सब लोग हैं किचन में, कितने सारे लोग किचन में खड़े हैं। अब जो रूपा है और सुरेश है वो अपनी बच्ची की तरफ देख रहे हैं। वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न की नज़र से अपनी बच्ची की तरफ देख रहे हैं कि क्या बोल रही हो, ये क्या मजाक है, ये कोई मजाक है, ये क्या वक्त है मजाक करने का, किचन में कोई नहीं है और तुम्हें यहाँ पर किचन में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, जाओ अपना बैग पैक करो और ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म करो, नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगा स्कूल जाने में, और ये सब क्या बकवास बातें कर रही हो। तो उस बच्चे की बात को अवॉइड करते हुए, ऑब्वियसली ना कि उन्हें कोई दिख रहा है तो क्यों विश्वास करेंगे अपनी बच्ची की बातों पर, तो उसे अवॉइड करते हैं और वापस सब कुछ सही करने लगती है रूपा। अब सुरेश वो चला जाता है ऑफिस के लिए तैयार वगैरह होने और वहीं से निकल जाता है अपनी बच्ची को लेके। अब रूपा वापस से घर में अकेले है और सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद सोफे पर बैठ के टीवी देख रही है। लेकिन ये दिन इन परिवार वालों का इतना खतरनाक दिन था, ये उनमें से कोई भी नहीं सोचा होगा। अब होता क्या है कि सुरेश जब रात को वापस आ जाता है और रिया स्कूल से वापस जाती है दोपहर को ही, लेकिन जो रिया के साथ हुआ होता है और रूपा के साथ हुआ होता है वो सुरेश देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है, मानो उसने ऐसा क्या देख लिया हो जिससे उनकी दुनिया ही बदल गई। सुरेश आकर घर पे देखता है कि रिया अपने कमरे में बैठी हुई है और किसी को बुला रही है, किसी से खेल रही है, बातें कर रही है और मानो कि कोई उसके सामने बैठा है और वो उससे बातें कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो सुरेश था वो डायरेक्ट घर आते ही अपने बच्ची के कमरे में ही चला गया, वो देखता है रूपा की तरफ भी। तो जो रूपा थी वो सोफे पे तो बैठी थी, टीवी भी चल रही थी, लेकिन उसकी आँख, सुरेश क्या देखता है कि उसकी आँख अजीब तरह से चल रही है, मानो एक इंसान जब टीवी देख रहा है तो सामने की तरफ होती है ना उसकी नज़र, तो उसकी नज़र कहीं साइड में जा रही है, लेफ़्ट साइड में, कहीं राइट साइड में जा रही है, कहीं ऊपर जा रही है, कहीं नीचे जा रही है। तो ये देखने के बाद हो सकता है कि सुरेश को लगा कि ये रूपा मजाक कर रही है शायद, तो वो जाता है अपनी बेटी के रूम में। तो तभी मैंने बताया कि उसने अपनी बेटी को देखा कि किसी से वो बात वगैरह कर रही। अब सुरेश यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ चुका था कि उनके और उनके परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है। तो जो सुरेश था वो पंडित बैकग्राउंड से था, तो यहाँ पर सुरेश जैसे ही सब कुछ समझ जाता है उसे लगता है कि यहाँ पर सच में कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। वो अपनी वाइफ को जाकर मतलब उठाता है तो उसकी वाइफ नहीं उठती और उसके हाथ को झटक देती है। वो अपनी वाइफ को उठा रहा है तो वो झटक दे रही उसकी हाथ, और उसकी आँख जो थी वो वैसे ही वापस से ऊपर नीचे दाएं बाएं बिल्कुल वैसे ही हो रही है। तो अब जल्दी से वो बिना समय बर्बाद ना करते हुए जाता है अपनी बेटी के पास। अब उसकी बेटी जैसे ही वो उसके गोद में उठाने लगता है तो वो बेटी उसकी इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है रिया कि वो उठती नहीं है, मानो उसको किसी ने बेड से चिपका दिया हो। सुरेश को अब कुछ भी समझ नहीं आता, वो बिल्कुल एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि उसे अब क्लियर हो जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। वो तुरंत ही डिसाइड करता है कि किसकी हेल्प ले, किसकी, या तो पुलिस को बुलाए या लैंडलॉर्ड को बुलाए, कि किसे बुलाए, या मंदिर में जाए वहाँ पर पंडितों को बुलाए। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो वहीं पर उसी घर में एक बीच का मतलब एक जगह होती है जहाँ पर सेफ पॉइंट होता है, जैसे कि एक खुला मतलब एक सोफ़ा रखा हुआ है, सोफ़ा के पीछे साइड वो खड़ा हुआ है और उसके सामने ही उसकी वाइफ बैठी हुई है सोफ़ा पे, और उसके लेफ़्ट साइड पे ही रूम है उसकी बेटी का, गेट वगैरह खुला है।
तो वहीं पर वो खड़ा होके खूब तेज़, जितना हो सके पूरी ताकत के साथ वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। वो इतनी तेज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है कि जैसे ही उस हनुमान चालीसा की आवाज़ उसकी वाइफ की और उसके बच्चे के कानों में जाती है, वो बिल्कुल तेज़ गुर्राने लगती है। मतलब जो रूपा थी वो बिल्कुल तेज़ गुर्राने लगी। ये सब देखते ही, ये सब सुनते ही सुरेश की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो और तेज़ और ताकत के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। वो एकदम लगातार पढ़ता ही जाता है। अब वो क्या देखता है कि जो रूपा थी वो उसकी तरफ देख रही है मुड़कर सोफ़ा से, और जो उसकी बेटी है वो अब हवा में है। जहाँ उसकी बेटी बेड पर उठ नहीं रही थी, बिल्कुल चिपकी हुई थी, वो अब हवा में तैर रही है। सुरेश को अब समझ आ जाती है कि सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। यहाँ पर सच में कुछ अजीब ही हो रहा है। वो अगले दिन का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करता, वो चला जाता है नीचे लैंडलॉर्ड के पास। वहाँ पर वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, जल्दी से सब कुछ सच सच बताओ वरना तुम्हें जेल भेजवा दूंगा अभी तुरंत। अब जो सुरेश है वो लैंडलॉर्ड से बात कर ही रहा था कि लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी वो उसके पास आती है सुरेश के, और उसे उसके हाथ में कुछ पोटली टाइप होता है लाल रंग का, और उसे थमा देती है। उससे बोलती है कि जाकर इसे कमरे के चारों कोनों में बिखेर दो, अपने घर में ऊपर की तरफ सब जगह बिखेर दो, हो सकता है तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाए। सुरेश बोलता है क्या, किससे छुटकारा मिल जाए, किससे हमें छुटकारा चाहिए, और ये सब क्या हो रहा है, तुमने हम सबसे क्या छुपा कर रखा है, अभी सच सच बता दो वरना तैयार हो जाओ पुलिस स्टेशन जाने के लिए। तो जो सुरेश था वो उसने इतना कहा ही था कि जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी वो उससे बोलती है बेटा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अभी आज के लिए अपने आप को अपने परिवार को बचा लो, अब इतना करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस घर में क्या है और क्या सब कुछ है चल रहा है। उस औरत से, उस बूढ़ी औरत से पोटली लेता है। वो दोनों ही लैंडलॉर्ड थोड़ा सा बूढ़े थे, एज टाइप के थे। उस पोटली को उठाता है सुरेश और जाता है जितनी जल्दी हो सके। वो खुद डर रहा था, लेकिन वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहा था तो उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। अब उसे अच्छे से पता है कि जो पंडित बैकग्राउंड से है वो, तो अच्छे से पता है कि उसे क्या क्या चीज़ होती है एक्चुअली और ये सब कुछ। तो वो जाता है ऊपर और पोटली वगैरह सब कुछ बिखेरना शुरू कर देता है। जो दोनों लोग थे, रूपा और रिया, वो अब कुछ बुदबुदा रही थी अंदर, मतलब कोई हमला वगैरह नहीं, अब कुछ सब कुछ शांत था, लेकिन बुदबुदा रही थी। अब मान लो आपस में कोई बड़बड़ा रहा हो, बिल्कुल वैसे ही। तो जो सुरेश था वो उस पोटली में से कुछ निकालता है और सब कुछ, मतलब कमरे के चारों कोनों में वो जाके उसमें उड़ेलने लगता है। तो जैसे ही ये सब होने लगता है वापस से सब कुछ शांत हो जाता है। अब क्योंकि रात का वक्त हो रहा था तो वो अपने परिवार वालों को लेकर जितना जल्दी हो सके उन लैंडलॉर्ड के पास जाता है, नीचे जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब क्या बकवास चल रही है, ऊपर ऐसा क्या है, क्या हो रहा है जिससे मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा हो रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल तुम्हें बता दूं कि दोनों अभी बिल्कुल सेफ़ है, मतलब जो रूपा थी वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, वैसे उसे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ, और जो रिया थी वो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल बिहेव कर रही है जैसे स्कूल से आने के पहले कर रही थी। तो फ़िलहाल सभी सेफ़ थे। सुरेश अपने परिवार वाले को लेकर आता है नीचे और बात करते हैं कुछ। अब सुरेश ने उस लैंडलॉर्ड से और उसकी वाइफ से पूछा अपना पहला सवाल। उसका पहला सवाल ये था कि ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितने भी रूपा और रिया के साथ जो भी हो रहा था वो सुरेश पहले तो उसे अवॉइड करता था सुन के, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था और वो सब कुछ अपने सवाल में बदलकर उस अपने लैंडलॉर्ड से पूछता है। वो पूछता है कमरे में धुआं आना, लोगों का दिखाई देना, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं होना, ये सब क्या हो रहा है, और तुमने जो हमें पोटली दिया था उसमें क्या था। तो जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी वो बूढ़ी औरत, वो बताती है कि जो तुम्हारे पास अभी लाल रंग का पोटली है उसमें कुछ भभूति वगैरह है, वो मैं लाई थी बालाजी मंदिर से, वो मैं लाई थी हनुमान जी के मंदिर से, और जो ऊपर तुम्हारे साथ हो रहा है उसके बारे में अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ प्लीज़ उसे किसी को मत बताना, नहीं तो हम कहाँ इस उम्र में जेल के चक्कर काटे फिरेंगे। तो वो बताती क्या है कि जब तुम लोग इस घर में आए थे उससे पहले ही यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी, और वो लड़की कुछ 23 से 24 साल की एज की थी। वो सुबह जॉब पर जाती, रात को घर आती और खाना वगैरह बनाकर सो जाती, बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी उसकी चल रही थी। लेकिन अचानक से एक ऐसा कुछ हुआ उसके साथ जिससे
हम लोग भी बिल्कुल शॉक में थे। उस लड़की की अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उसकी बॉडी उसी घर में पाई जाती है, उसी ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ पर तुम लोग अभी रह रहे हो। ये सब कुछ सुरेश, उसकी वाइफ और रिया, वैसे तो जो रिया थी उसे कहीं बैठा दिया गया था, लेकिन जो रूपा थी और सुरेश था उसे बिल्कुल एकदम बिल्कुल शॉक में थे वो लोग, सदमे में जैसे होता है ना, बिल्कुल सदमे में थे वो। अब ये सब कुछ वो दोनों सुन रहे हैं। वो बताते हैं कि फिर क्या हुआ। तो अब वो बूढ़ा आदमी बताता है, लैंडलॉर्ड बताता है कि हमने किसी को बुला के उसकी बॉडी को साफ़ करवा दिया, हटवा दिया, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था जेल जाने का चक्कर, पुलिस का चक्कर, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये सब चलता रहता है और हम कहाँ इस उम्र में कमाएंगे खाएंगे कि जेल के चक्कर काटेंगे। वो इतना बताता है और बॉडी साफ़ करवाने के बाद वो बोलता है कि हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सेफ़ हो जाएगा, लेकिन अब ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन अब जो सुरेश था वो उससे बोलता है कि अब वो पूछता है लैंडलॉर्ड से कि उस लड़की की मौत कैसे हुई, आखिर कैसे कोई इंसान मर सकता है, कोई भी अपने आप कैसे मर सकता है। या तो उस लड़की का मर्डर हुआ होगा या फिर सुसाइड किया होगा उसने, तो कैसे मरी वो लड़की। तो अब जो वो बूढ़ी औरत थी वो बताती है, जब हम लोग उस बॉडी को हटा रहे थे तब उस छत के साइड वाले रूम में, जो कि हमने पूरा ऊपर वाला हिस्सा उसे ही दे रखा था, उस रूम में कुछ ज़मीन में निशान बना हुआ, जैसे काला जादू में निशान बनाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ निशान बनाया गया था। और सामने किसी की अजीब सी मूर्ति बनी थी जिस पे किसी जानवर का सर रखा हुआ था और बड़ी बड़ी सींग थी, और उसके आसपास खूब बहुत सारे खून पड़े हुए थे, धब्बे थे, और पूरी दीवार लाल रंग से, मानो वो कोई पेंट था ही नहीं। वो बताती है कि वो खून ही था, और उस जो ज़मीन में बहुत ढेर सारा निशान बना था, उसके हर एक निशान के ऊपर कुछ मोमबत्ती वगैरह जल रहा था। तो वो ये सब देखती है, वो सब कुछ समझ जाती है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, मतलब उस लड़की के साथ क्या हुआ। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो ये भी बताती है कि वो कौन किया, वो किस लिए, मतलब क्यों कर रही थी। वो लड़की खुद कर रही थी ये सब, और मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी, लेकिन वो ये सब कर रही थी। और तुम्हें जो परेशानी हो रही है वो उस कमरे की वजह से ही हो रही है। वो जो लड़की है उसकी कुछ इच्छा थी और उसे वो नहीं मिला, लेकिन वो मर चुकी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी ऊपर ही है जहाँ तुम लोग रह रहे हो। सारी बातें क्लियर होने के बाद, सब कुछ समझ आ जाने के बाद, सुरेश अपने परिवार को लेकर तुरंत उस जगह से भाग जाता है, खाली कर देता है वो घर। अब क्योंकि उन लोगों के पास कोई सामान था ही नहीं, ऊपर का रूम फुली फर्निश्ड था, तो कुछ सामान वगैरह लेना भी नहीं था। वो सब अपना परिवार लेकर सब कुछ समझा कर वापस से सब कुछ दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है उन्हें। तो आज भी वो रहस्य क्लियर नहीं हो पाया, समझ किसी को नहीं आया कि वो जो लड़की थी वो क्यों काला जादू कर रही थी, क्यों वो उस डरावनी मूर्ति की पूजा वगैरह जो भी होता है वो कर रही थी, और क्यों, ऐसा क्या वजह था। शायद हो सकता है अकेलापन या कुछ ऐसी इच्छा जो कि नॉर्मली पूरी नहीं हो पाती, शायद ये। तो बस ये कहानी थी इस परिवार की। अब जो ये स्टोरी है, मुझे इस स्टोरी से जो कुछ समझ आया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे जो समझ आया, बाकी तुम अपना कमेंट वगैरह करते रहना, तुम कमेंट में जो बताना है बता सकते हो। मुझे जो समझ आया वो ये है कि वो जो लड़की थी वो काला जादू करती थी, उसके बाद जब उसकी मौत हुई तो हो सकता है कि उसके काला जादू करने के दौरान ही कोई एक ऐसा पोर्टल खुला हो जहाँ पर बहुत सारे लोग, आत्माएं वगैरह जो होती है वो आ गई होगी। पिछली कुछ रातों में जो रिया थी बच्ची, उसे कुछ दिखाई देता था, मैंने जो भी स्टोरी में बताया, हो सकता है यही वजह थी। लेकिन फिर भी सुरेश और उसकी वाइफ को यकीन नहीं होता था, और उसके बाद भी लोगों को उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता था जो अपने फैमिली मेम्बर्स को वो बताते थे, लेकिन वो यकीन नहीं करते था। सुरेश, उसकी वाइफ रूपा, वो सब कुछ ऑब्ज़र्व तो करते थे, लेकिन एक कोइंसिडेंट या फिर ऐसा ही कुछ नॉर्मली जो हो जाता है वैसा ही मान के अवॉइड कर देते थे। लेकिन ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा था। तो ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी? हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा हो, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा शांत जगह पर बना रहा हूँ। तुम्हारा कमेंट सच में एक सही डिसीज़न था, और हो सकता है तुम्हें स्टोरी थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी लगी हो। बाकी तुम अपना कमेंट इस तरह करते रहना और मुझे तुम इम्प्रूव करते रहना। चलो, तुमसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, ठीक है?
बाय। और हाँ, एक चीज़ तो बताना मैं भूल गया तुम्हें। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है ना, जैसे हर इंसान के इस लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है, वो उसे भूल जाता है, लेकिन तुम उसे मुझे शेयर कर सकते हो याद करके। ईमेल तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये ayushmanbase@gmail.com। तुम्हें उस पर अपनी स्टोरी वगैरह शेयर कर देनी है। एक एक चीज़ सब कुछ बेझिझक होकर बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तुम भेज देना। तो चलो, तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। बाय।